बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवा वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और खर्च करो उसकी राह में उन मालों में से जिनमें से उसने तुम्हें अपना नायब बनाया है। बस जो लोग ईमान लाए तुम में से और राह खुदा में खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा अजर है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहा है तुम्हें कि ईमान लाओ अपने रब पर, और अल्लाह ताला तुमसे वादा भी ले चुका है अगर यकीन करने वाले हो। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 7 और 8 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पढ़ने, समझने, इसका एहतराम करने, इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज मंगल है, 8 सफर अल मुज़फ़्फ़र 1433 हिजरी, 3 जनवरी सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराया देते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब आज हमारे साथ इस नए साल के पहले प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए। उनके साथ हमारा पहला प्रोग्राम। डॉक्टर साहब बहुत खुशामदीद, कैसे मिजाज? एक बात मैं सिर्फ कुरान मजीद के हवाले से करना चाहता हूँ कि फौजिया वहाब ने एक बयान दिया है कि जी हजरत उमर के ज़माने में तो कोई आइन नहीं था और हमारे ज़माने में तो आइन है। अच्छा, इस तरह की बात करने का क्या हक है इनको? कुरान के बारे में, क़ायद आज़म के बारे में, हमारे अकाबरीन। अच्छा देखे ना, भारत में क्या वो मजहबी मामलात पर बात करते हैं? अच्छा, क्या वो मिस्टर गांधी के खिलाफ बात करते हैं? क्या वो पंडित नेहरू के, अब तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी नहीं करते। असल में ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि बोलने का बस कुछ ना कुछ बोलने का शौक है, ये नहीं पता कि बोलना क्या है। नहीं, ऐसा क्यों है? हमारी रियासत ये इजाजत क्यों देती है? यानी सेठ साहब जो है वो जब चाहे क़ायद आज़म के खिलाफ बात करें। अब क़ायद आज़म तो खैर मुतनाज़ा लीडर है, एक ही तो लीडर है हमारे पास। अच्छा, फिर जो हमारे उलमाए कराम हैं जिनके लिए बहुत एहतराम है, वो भी कुरान की हकानियत को तो साबित करें। एक कुरान है और 1000 फिरके हैं, बेशक 100 इंटरप्रिटेशन है कुरान की। वो क्या अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। तो आइन उस वक्त नहीं था अगर तो, लेकिन आइन के कुरान के मुताबिक कुरान पाक मौजूद, कुरान पाक आइन था। आइन इससे बड़ा क्या आइन हो सकता है? खुद का दावा ने कहा आज आइन मौजूद है, मगर हमारे हुक्मरान और सियासतदान गैर आइनी काम करते हैं और जो भी काम करते हैं वो गलत होता है। जैसे ही होता है वो आइन के मुताबिक उसको ढालने की कोशिश करते हैं। 73 का आइन तो इंसानों का बनाया हुआ है और कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब। ये बड़ी ज्यादती की बात है और मैं समझता हूँ कि फौजिया वहाब को इस तरह नहीं करना चाहिए। आसमा जहांगीर भी कभी कभी इस तरह की बात करती है, तो ये इस मामले में एहतियात बड़ी जरूरी है। डॉक्टर साहब की इजाज़त से हम पहली खबर की जानिब बढ़ना चाहेंगे। नाज़रीन, पहला इजलास हुआ है महमूद तहकीकाती कमीशन के। इस हवाले से खबर है कि हक्कानी और मंसूर एजाज में पैगाम रसानी का ब्लैकबेरी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। हुसैन हक्कानी तलबी पर पेश ना हुए, कमीशन का इजहार बरहमी। हक्कानी और मंसूर एजाज के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल, कंप्यूटर्स, उनके जरिए पैगाम भेजने और ईमेल्स का रिकॉर्ड भी मुतल्लिका कंपनियों से तलब कर लिया गया। तहकीकाती कमीशन के आइंदा इजलास में हक्कानी की हाजिरी यकीनी बनाने, उन्हें और मंसूर एजाज को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। जेम्स जॉन्स को नोटिस जारी। ब्लैकबेरी से रिकॉर्ड हासिल करने के लिए कनाडा में कंपनी से राब्ता किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल महमूद तहकीकाती कमीशन का पहला इजलास हुआ है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पर? हुसैन हक्कानी भी हाजिर नहीं हुए और फिर काफी बरहमी का इजहार भी किया गया है। एक मजाक बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के फैसले जो हैं वो फौरी हल करने चाहिए। मेमो गेट का जो मामला है उसकी अहमियत से मुझे इनकार नहीं है, मगर ये लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। एक खिलवाड़ जो है वो मौजूद है और आज तक सुप्रीम कोर्ट में कभी भी अवाम के मसलों के बारे में कोई बात नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट के केस भी फैसले भी नहीं माने जाते। देखे ना कितनी बार सुप्रीम कोर्ट बरहम हुई है। तो ये अब तो बरहम होने का नहीं, अब तो दरम बरहम होने का वक्त आ गया है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामला पर गौर करना चाहिए। अब ये मामले ऐसे नहीं है कि इन पर वक्त लगाया जाए, इनको जल्दी निपटाया जाए तो तब है। अब उसमें जल्दी नहीं। अब देखे ना आसमा जहांगीर क्या कह रही है। आसमा जहांगीर ने पहले कहा कि मैं फैसला मानूंगी, अब उसने कहा कि मैं पेश ही नहीं होती, वकालत ही नहीं करती। ऐसा क्यों है? ऐसा रवैया क्यों अपनाया उन्होंने? देखिए ना, ऐसा ही है कि फैसला उनके हक में हो तो फिर तो अदालत जो है वो मुकदमा हार जाए तो फिर अदालतें बुरी हैं। हाँ,
अच्छा देखा ना, मैं समझता हूँ कि अदालत जो फैसला करती है उसको, फैसला जिसके खिलाफ हुआ है उसको उसको भी उतनी ही खुशदिली से मानना चाहिए, तब तो कोई बात है। अच्छा, अदालत की बेहुरमती, अदालत की तौहीन जो है वो मुसलसल होती चली आ रही है। खुद जो ऐसा कहता है उसकी अपनी तौहीन है। हाँ नहीं, उसकी अपनी तौहीन पर नहीं, उसकी इज्जत भी है कि नहीं है। तौहीन तो उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। सही, मतलब है कि ये तो इज्जत और तौहीन के मामला से भी गाफिल हैं और जानती ही नहीं है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत दिल में एहतराम रखता हूँ। चीफ साहब के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बेशक चीफ तेरे जानिसार हम, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अब तक जो मामला है वो जरा थोड़ा सा बहस तलब है, इस पर गौर करना चाहिए। मेरी बड़ी अदब से गुजारिश है कि आप इन मामलात को जल्दी जल्दी, कि मंसूर एजाज नहीं आ रहा, हुसैन हक्कानी जी का, आसमा जहांगीर जी कह रही है, तो ये मामलात लोग सुनते और हैरान होते हैं। अब समझते हैं कि ये तहकीकाती कमीशन को जो मैंडेट दिया गया है और जो मुद्दत और टाइम फ्रेम दिया गया, उसके अंदर अंदर इन्हें अपना काम मुकम्मल करके जिम्मेदारान का तयन करना चाहिए, ताकि कौम को इससे तो कम से कम फरागत मिले कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है। वो तो मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, पहले तो कमीशन बनाया, उसका सरबराह तारिक खोसा जो है उसने इनकार कर दिया। अब देखिए ना सुप्रीम कोर्ट के मुंह में क्या रहा। अब मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो मेरे लिए तकलीफ देती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारिक खोसा को कभी नहीं करना चाहिए था। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने सरबराह बनाया था तो ये ऑर्डर था, इस ऑर्डर की उन्होंने कोई पासदारी नहीं की। और जो पीपल्स पार्टी है, आप सुप्रीम कोर्ट पर जानबदारी का इल्जाम लगा देंगे, बेइंसाफी का इल्जाम लगा देंगे, तो फिर बाकी क्या बचेगा? बाकी फिर आप किसके पास जाएंगे? देखे ना, अब हम अगर सुप्रीम कोर्ट भी खुदा न खास्ता बेइंसाफ है तो फिर इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएंगे हम? ये तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तारीख, इस कौम की तारीख को बर्बाद किया जा रहा है, इसकी तकदीर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, और ये गलत है। अच्छा, आखिर पीपल्स पार्टी को क्या तकलीफ है कि ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तो उन्होंने कहा था कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और अब उन्होंने दूसरा रवैया अख्तियार किए हुए। अगर तुम सच्चे हो, देखे ना, सांच का सामना करो, सांच को आंच नहीं, जो सच्चा होता है उसको मैदान में आने में कोई उज़र नहीं होता। चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। हाँ, दाढ़ी तो मैंने रखी हुई है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि तिनका की ये तो शैतीर आ गया है इनकी दाढ़ी में, तिनका तो क्या होता है। ये सारी सूरत हाल जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी ही तकलीफ देह है, बड़ी ही तौहीन आवेज है, इससे बचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस हवाले से किरदार अदा करना। बिल्कुल सही फरमाया। अगली खबर नवाज शरीफ साहब के दौरे कराची के हवाले से। कराची में उन्होंने मुस्लिम लीग की तंजीम-ए-नौ के हवाले से, नए जिम्मेदारान के हवाले से भी एक इजलास में शिरकत की, और इसी वजह से खबर है कि कराची में अमन की बहाली के लिए फौजी अदालतें कायम की जा सकती हैं। हुकूमत अपनी बका और जमहूरियत से मुखलिस है तो फौरी इंतखाबात का ऐलान कर दे नवाज शरीफ। असम्बली से इस्तीफों के हक में नहीं, जरदारी से मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। पता नहीं मुलाकात कौन कराना चाहता है। नए सूबों के हक में हूं मगर लसानी बुनियादों पर नहीं बनने चाहिए। मुशर्रफ की टीम किसी और छावनी में पल रही है। नए लोग कह रहे हैं कि तब्दीली लाएंगे, लोड शेडिंग का खात्मा हमारी हुकूमत करेगी। कराची में गुफ्तगू सूबाई कौंसिल से खिताब। और गौस अली शाह को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर, सलीम जा को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। कराची में नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल भी किया गया। नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से आप क्या कहेंगे, जो एक तरफ तो कहते हैं असम्बलियों से इस्तीफों के हक में नहीं, इस्तीफे नहीं देंगे, दूसरी जानब कहते हैं कि अगर हुकूमत अपनी बका जमहूरियत से मुखलिस है तो फौरी इंतखाबात का ऐलान कर दे। देखो मुझे तजाद है ना, नहीं, नवाज शरीफ एक लीडर है, बड़े लीडर हैं, उनके साथ उम्मीदें भी लोगों गुजरावाला भी उन्होंने बड़ा जलसा किया। लेकिन देखे ना, एक तरफ वो फौज के खिलाफ बातें करते हैं कि फौज को नहीं जाना चाहिए, दूसरी तरफ फौजी अदालतें जो हैं वो लाने। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है कि आपकी सिविल अदालतें जो हैं वो काम नहीं कर रही और उन पर कोई उम्मीद नहीं है आपको, आप फौजी अदालतों की बात करते हैं। हमारे दौर में भी फौजी अदालतें थी, उससे कराची में काफी अमन आया था। जी ठीक है, फिर उसके बाद फिर मार्शल लॉ भी आया था, तो फिर उसके खिलाफ तुम क्यों बात करते हो? अच्छा, जर्नैलों के खिलाफ जो जुबान नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं है और ये तवाद इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर तुम स्टैब्लिशमेंट का इल्जाम लगाते हो तहरीक इंसाफ पर, ये गलत बात है। किसी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई जमात ऐसी नहीं है जिसको कभी न कभी किसी न किसी वक्त में स्टैब्लिशमेंट की पनाह हासिल न हो। सही, नवाज शरीफ को नहीं हुई है बिल्कुल, लेकिन इस तरह के इल्जाम लगाना जो है गलत है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अच्छा, वो अगर कहें कि आपने तो आप सुप्रीम कोर्ट में किसी के कहने पर गए,
पीपल्स पार्टी तो मुसलसल शोर बता रही है कि नवाज शरीफ को ये केस जो है ये पार्लियामेंट में या आपस में मिलकर हल करना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, किसी के कहने पर गए, इससे क्या अपराध है? इशारा फौज की जा रही है। तो फिर ये क्या है? अगर एक दूसरे पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, हम एक दूसरे पर बदनवानी का इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे पर नाअहली का इल्जाम लगाते हैं, और एक दूसरे पर स्टैब्लिशमेंट की पनाह लेने का इल्जाम लगाते हैं, तो फिर कौन सच्चा है? मैं जो समझता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि दोनों सच्चे हैं। इसका मतलब है कि तमाम सियासतदान जो है वो एक ही दायरे में आ जाते हैं, और ये वो लोग हैं कि जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए। नवाज शरीफ साहब असेंबली से इस्तीफों के हक में क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं है। ये भी मेरे ख्याल है किसी ने कहा होगा, किसी ने मशवरा दिया होगा, और उनके मुशीर सबसे बड़े चौधरी निसार हैं, और चौधरी निसार तुम खिलाफ हैं। मैं ये पूरे पक्के दिल से समझता हूं कि चौधरी निसार जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ है, हक में नहीं है। अच्छा, अब चौधरी निसार के बारे में कहा जाता है कि ये एजेंसियों का आदमी है, इंटरनेशनल एजेंसियों का आदमी है, स्टैब्लिशमेंट का आदमी है। अब इस तरफ भी इल्जाम लगते हैं, तो क्या बात सही है क्या नहीं है, लोग कहाँ जाए? सिंध में मुस्लिम लीग की सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? गौस अली शाह साहब को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर, सलीम ज़िया साहब को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। मैं गौस अली शाह साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, वो हमारे यहाँ नजरिया पाकिस्तान में तशरीफ लाते रहते हैं, यहाँ तकरीर करते हैं। मजीद आमिर साहब के साथ बड़ी दोस्ती है, उनकी बड़ी मोहब्बत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अकेला गौस अली शाह जो एक अकीदे वाला, एक खुश इत्तेकादी जिसमें है, वो नजरियाती आदमी, उसने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ में क्यों जाऊंगा, कैद आजम की मुस्लिम लीग छोड़कर मैं तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकता। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो अगर तो ये कैद आजम की जमात नहीं है, ये मुस्लिम लीग जो है ये कैद आजम की मुस्लिम लीग नहीं है, लेकिन कैद आजम की मुस्लिम लीग का ख्वाब तो है ना, मुझे जामी के दिल में भी है, गौस अली शाह के दिल में। कैद आजम की मुस्लिम लीग कौन सी है? कैद आजम की मुस्लिम लीग काफ है, जो बिल्कुल सारी जमातें इकट्ठी हों और वो कैद आजम के उसूलों के मुताबिक चलने की कोशिश करें, और उसी तरह ईमानदारी और दयानतदारी और अहलियत और मेहनत के साथ इस मुल्क को बनाने की कोशिश करें। कैद आजम ने पाकिस्तान बनाया था, अब इस पाकिस्तान को दोबारा कैद आजम का पाकिस्तान बनाने की जरूरत है। बल्कि मैंने एक जुमला पहले भी कहा था, और मुझे याद आती है ये बातें, कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तहरीक पाकिस्तान चलाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो ये तहरीकें तो चलाते हैं, अपने इख्तियार के लिए तहरीकें चलाते हैं, लेकिन इस मुल्क को बनाने के लिए ये तहरीकें नहीं चलाती। इन्हें तहरीके पाकिस्तान चलानी चाहिए अगर ये कैद आजम के साथ मुखलिस हैं और कैद आजम की मुस्लिम लीग जो है उसके साथ वाबस्ता है। लेकिन अब तो गैस बहाल करो तहरीक चल रही है मुल्क में। इस वाले से खबर भी है कि गैस बंदिश, मुल्क गिर मुजाहरे, कई शहरों में पहिया जाम, मुज़ाकरात नाकाम, आज फिर हड़ताल का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस फिलिंग पर पाबंदी खत्म। पंजाब के 12 चैम्बर्स का वज़ीर-ए-आज़म कैंप ऑफिस के बाहर धरने, सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान। पाबंदी 15 रोज के लिए हटाई गई। कसूर में हजारों अफराद की रैली। और दूसरी जानिब डॉक्टर आसिम साहब फरमाते हैं कि गैस बहरान में शिद्दत आएगी, LNG मंगवाने के लिए कोशा है। सदर से मुलाकात, वजीर पेट्रोलियम को घरेलू सार्फिन को तरजीह बुनियादों पर गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। और फिर कौमी असम्बली में गैस बहरान और कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा का एहतजाजी वॉक आउट भी सामने आया गुज़श्ता रोज। डॉक्टर साहब, देखिए गैस नहीं है मुल्क में। डॉक्टर आसिम दुबई गए थे जरदारी के साथ, उनके पास डॉक्टर हैं, उन्हें गैस का क्या पता है? उन्हें तो उस गैस का पता है जो पेट में पैदा होती है, ठीक। उन्हें इस गैस का नहीं पता जो पकाने में और ट्रांसपोर्ट चलाने में काम। वो दुबई गए, गैस का कोई बहरान नहीं था, बिजली का कोई बहरान नहीं था, वो आ गए तो गैस के बहरान भी। इसका मतलब है कि डॉक्टर आसिम जिम्मेदार है इस बात का, और उसको इस बात का एहसास नहीं है। इतने अहम ओहदे पर उन्हें फायज और तैनाती क्यों किया गया? उसमें क्या टेक्निकल आदमी नहीं था इस हुकूमत के पास जिसको तैनात किया जाता है इतने अहम ओहदों पर। और हमने देखा है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी अहम वजारतें हैं उस पर नॉन टेक्निकल लोग और उस वजारत से हटकर जो लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है उस वजारत के हवाले से, उस शोबे के हवाले से उनको तैनात किया गया है। एहतशाम बात यह है कि ये वजीर सेहत लगाते हैं, एक मरीज आदमी को, बीमार को वजीर सेहत लगाते हैं, और गैस के लिए उनको डॉक्टर MBBS मिल जाता है। अच्छा, ये अजीब गरीब सूरत हाल है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा है। सही, ब्यूरोक्रेसी में एक आदमी एजुकेशन का सेक्रेटरी है, फिर चंद महीनों के बाद होम सेक्रेटरी है, फिर चंद महीनों के बाद वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, फिर चंद महीनों के बाद वो किसी और चीज का ट्रांसपोर्ट का सेक्रेटरी बन जाते हैं, अमृत धारा। यानी ये लोग वो हैं जो समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है और इन्हें कुछ भी नहीं आता। तो डॉक्टर आसिम इतने केयरलेस आदमी है, इतने अजियत पसंद है, सेटिस्ट हैं कि वो कहते हैं कि जी गैस के खिलाफ और कीमतों के खिलाफ और बहरान के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उकसाने वाले जाहिल हैं। अब देखिए, ये बात करनी जो है एक वजीर के लिए, मैं समझता हूँ ये ऐसा कहने वालों के बारे में क्या कहा? इससे बड़ी जहालत का क्या सबूत हो सकता है जो डॉक्टर आसिम ने कहा है?
तो ये तो मेरे ख्याल अबू जहल की बिरादरी के लोग लगते हैं कि इस मुल्क को तबाह करने के लिए, इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देखिए, आप देखें कौमी असम्बली के इजलास में कल एक वजीर भी और एक मेंबर भी गैस के हवाले से हुकूमत का दफा करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल सही। इससे बड़ा क्या सबूत? अपने इत्तेहादियों ने वॉकआउट किया। हाँ, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता? और चौधरी परवेज लाई ने भी पिछले दिनों वजीर होते हुए उनका इत्तेहादी होते उन्होंने कहा कि ये मसाइल हल करें लोगों के, वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो अगर ये बात होती चली जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस तमाम बातों को कोई एहसास नहीं है। समर मुबारक मंसब कहते हैं कि हुकूमत वसाइल दे तो मुल्क की जरूरत के मुताबिक गैस मुहैया कर सकते हैं। कोयले से गैस बनाने का कामयाब तजुर्बा रहा, बिजली 4 से 5 रुपए फी यूनिट पड़ेगी। हुकूमत वसाइल क्यों नहीं देती? डॉक्टर समर मुबारक मंसब, डॉक्टर कदीर को भी इससे पहले ये एटम बम का कोई मसला नहीं था, ये उसके फरोग का भी कोई मसला नहीं था। वो फरोग होता रहा, अमेरिका की से भी स्मगलिंग होती रही और अमेरिका भी करता रहा, चीन भी और भारत खुद करता रहा। सही। अच्छा, ये कोई मसला नहीं था। डॉक्टर कदीर को इसलिए कॉर्नर किया गया, बल्कि खुद लाइन लगाया गया कि वो अब पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के जरिए इस मुल्क को तरक्की देना चाहता था। अगर वो होता और उसने मसलन चश्मा बिराज में और कुंदिया में भी उसने कॉलेज खोले एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो ये काम करना चाहता था कि तालीम की तरक्की हो, सनतों की तरक्की हो, तवानाई का बहरान खत्म हो, गैस के मामला, ये मामला करना चाहता था। समझते ये भी अमरीकी एजेंडा है कि इस मुल्क को बहरानों में उलझा दिया जाए, गैस ना मिले, बिजली ना मिले, लोग सड़कों पर। डॉक्टर कदीर को इसीलिए खुटे लगाया गया, वरना एटमी और ये जनरल मुशर्रफ जो है जिसने ये हाल किया और माफी मंगवाई, ना करदा गुनाह की, जुर्म में बेगुनाही की माफी मंगवाई मुशर्रफ से, और फिर मुशर्रफ जो है कहते हैं मैं जिंदगी में आ रहा हूँ और आने दे उन्हें। और फिर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अवाम भी बड़ी बेचैनी के साथ गुजर रहे हैं। उसके जो वजीर हैं वो इमरान खान की जमात में चले गए और इमरान खान कहता है कि मैं तब्दील आने वाला हूं। कसूरी साहब दुबई में मुशर्रफ के वजीरों के हवाले से वो तब्दीली लाना चाहते हैं। ये किसी बुखरी मजाक है, इस तरह तब्दीली आ जाती है तो ये तो एक मौजूदा होगा, और मौजूदे आजकल होते नहीं। तमाम सियासतदानों के बयानात में ऐसा नहीं लगता कि मुनाफिकत और तजादात का मजमुआ नजर आता है, अवाम को धोखा देते नजर आते हैं? कोई भी सियासी जमात हो, XYZ, देखिए पहले आपने डॉक्टर समर, देखिए ना, मैं समझता हूँ हमारे नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में भी समर मुबारक बंद आ चुके हैं। वो बड़े बहादुर आदमी हैं, बड़े डॉक्टर कदीर के साथ तो भी उनका ताल्लुक है और एटम बम बनाने में भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी उनका बहुत काम है। अच्छा, टेक्नोलॉजी, मिसाइल मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं पुरअमन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप अपने वसाइल जो है बेनजीर इनकम टैक्स सपोर्ट पर तो खर्च करते हैं, सारी दुनिया को तो तुमने पखारी बना दिया है। मामूली बातों पर तो तुम अरबों रुपए खर्च कर देते हो। गैस के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रेलवे के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, PIA के जहाजों के पेट्रोल के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, और समरमन मुबारक जो कहता है उसके वसाइल देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो भाई तुम मुल्क के क्या लिखते हो? तुम क्या मुल्क के सदर हो? ये मैं समझता हूँ, या सदर तो चले वज़ीर आज़म जो चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं अपने आप को, और कहते हैं ये मेमू गेट जो है ये जरदारी का मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। तो वज़ीर आज़म से पूछा जाए कि आप से नाअहल आदमी जो है, आप कठपुतली वज़ीर आज़म है, मैं माफी चाहता हूँ ये बातें करते हुए। ये कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए ना, आप ये एहतशाम सिर्फ जुमला मेरा सुने कि 4 सालों में कोई एक इकदाम जो गैस की फराहमी के लिए इख्तियार किया गया हो, जो बिजली के बहरान को खत्म करने के लिए इख्तियार क्यों नहीं? लेकिन आसिम साहब तो कहते हैं जी गैस ही खत्म हो गई, कुओं में नए कुएं खोदे ही नहीं गए। अगर नहीं खोदेगा तो जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी? ये कोयले क्यों रखा हुआ है? ये सिंधी कोयला जो है किसके लिए रखा हुआ है? सवाल के तुमने सिंधी कोयले से 100 साल से ज्यादा अरसे तक गैस भी दी जा सकती है, बिजली भी दी जा सकती है। सिंधी नहीं, वो पाकिस्तानी कोयला है। मैं समझता हूँ कि सिंधी कोयला इसलिए संभाल कर रखा हुआ उन्होंने कि वो सिंधी कोयला पाकिस्तान के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और इसके लिए क्या अमेरिका के लिए रखा हुआ है? क्या किसी और आदमी के लिए संभाल कर रखा हुआ है? क्या अपनी बहन जो तालपुर फरियाल तालपुर है उसके लिए रखा हुआ है कि वो अपनी एयरलाइंस जो है वो चला रही है, अपनी एयरलाइंस जो है वो शुरू कर रही है। फिलिपाइन से रोस्टेस भी भर्ती कर ली उन्होंने और तैयारे खड़े PIA को तबाह करने का मतलब यही है कि फरियाल तालपुर फरियाल एयरलाइंस ये अब पाकिस्तान में चलेंगी, इसलिए उन्होंने PIA को तबाह कर दिया। देखें, खुर्शीद साहब वजीर है, वो वैसे बेहतर आदमी है, लेकिन उसने कितनी गलत बात की है। वो कहते हैं जी गैस की कीमतों में इजाफा जो है इतना ज्यादा नहीं है, ये अभी भी कम है, 14% मजीद इजाफा होना चाहिए। पूछा जाए कि भाई कितना ज्यादा जो है होना चाहिए, ये तो तयन कर दो। मैं अक्सर कहता हूँ, ये मुझे जुमला याद आ गया कि पाकिस्तान के सियासतदान हुक्मरान जो है ये हमें बता दें कि इनको कितना पैसा चाहिए। ऐसा लगता है कि $1 में 1 लीटर तेल और $1 में
1 किलो CNG गैस के फॉर्मूले पर हुकूमत अमल पैरा है। वो होगा ना, ये तो ये बिल्कुल नहीं, आहिस्ता इस लेवल पे तो लेकर आ गए हैं। देखिए ना, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, मैंने कहा कि इनसे पूछा जाए कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, हम सब्र कर लेंगे, सब्र करने के आदी हो गए हम, आदत पड़ गई हमें सब्र करने की, हम इंतजार भी कर लेंगे, लेकिन इंतजार का ताला है, दिल पे इंतजार का ताला लगा हुआ। राइट, उम्रें गुजर रही है फकत 1 साल से। क्या बात, तो ये मतलब कि हमारे दिल पे तुमने इंतजार का ताला लगा दिया है, सब्र का ताला लगा दिया है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो बता दो और कर लो, उसके बाद तो रहम करो, उसके बाद तो लोगों के कौमी खजाने पर रहम करो, उसके बाद तो लूट मार और ये मार धाड़ जो है इसका सिलसिला बंद करो। राइट, ये क्या करते हो? अल्लामा इकबाल का एक शेर और उसके बाद हमें ब्रेक के लिए जाना है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि तन बतकदीर है आज उनके अमल का अंदाज, थी नहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी कॉल भी शामिल की जाएंगी, आप हमारे साथ रहिएगा। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आपकी कॉल शामिल करने से पहले 2 अहम खबरें भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जनरल वाई का बयान है कि हमें कमजोर समझने वाले नाकाबिले तलाफी गलती पर हैं, पाकिस्तान पर हमला करने वाली कोई छोटी या बड़ी ताकत बचकर नहीं जा सकती, हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क के 1-1 इंच की खातिर जान की बाजी लगा देंगी, दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और फिर तालिबान के हवाले से एक और अहम खबर है कि अपने मुल्कों की फोर्सेज के खिलाफ जंग रोकने का अहद, पाकिस्तानी और अफगान तालिबान के इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो मरकूज करने का ऐलान, 5 रुकनी शुरा कायम कर दी गई है। मुल्ला उमर खुदकुश हमलों और अगवा बराए तावान जैसी वारदातों पर खुश नहीं है। डॉक्टर साहब की इजाजत से हम पहले कॉलर शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ कराची से। जी ख्वाजा साहब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साल जिंदगी थी वो साहिब किरदार, सरापे इंकिसार, अमानतदार और दयानतदार की थी। बेशक 40 बरस के बाद जब वो गार हिरा से निकले तो उन्होंने चेंज की बात की, इनकलाब की बात की। पूरी दुनिया अरब पुकार के कह रही थी कि खुदा की कसम मोहम्मद झूठ नहीं बोलता, खुदा की कसम मोहम्मद अमानतदार है, साहिब किरदार है। बेशक आप 66 साल के अंदर आमराना और जमहूरी दौर के अंदर जो लोग वजीर, सफीर, सूबाई और कौमी असेंबली के मेंबर बने थे, आप इनको एक एक बंदे के आपको किरदार को सामने लाना होगा। और आज मैं आपको शोरज कश्मीरी की जबान में कहता हूं कि ये लोग ताश के फेंटे हुए पत्ते हैं, ये केले का छिलका है, ये तरबूज की फांक है, ये तवाइफ का बिस्तर है, इनकी डस्टबिन में जगह है और इनकी जगह ये नहीं है कि ये हमारी कौम की क्यादत करें। आप कौमी असेंबली के मेंबर देखें, हेलो जी फरमाइए। कौमी असेंबली के मेंबर देखें, एक नवाब की पोती, एक गवर्नर, नवाब की पोती शादीशुदा और उसका शोहर। बहुत शुक्रिया ख्वाजा अंजुम साहब, आपने अपने जज्बात का इज़हार किया। एक और कॉलर शामिल कर लें आपकी अगर इजाजत हो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, अब्दुर्रज़ाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अब्दुर्रज़ाक साहब। शाम साहब, हजरत अली करमुल्लाह वजह का कॉल है जी। बेहतरीन शख्स वो है कि जिसके लिए कोई रोता है, और बदतरीन शख्स वो है कि जिसकी वजह से कोई रोता है। ये हुक्मरान हमारे लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, ये बदतरीन शख्सों में से शामिल हैं। राइट, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रज़ाक साहब। ख्वाजा अंजुम साहब दोनों ने एक ही तरह की बात की है, हुक्मरानों के हवाले से बात की। साहिब किरदार लोग कहाँ से मिलेंगे और बताइएगा कि मौजूदा हुक्मरानों में कौन सा साहिब किरदार है? सुना कि ये लोग तारीख इस्लाम का हवाला देते हैं, ये रसूल करीम की मिसाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके नक्शे कदम पर चला जाता, उनकी सीरत का मुताला किया जाता और उस हवाले से अपनी जिंदगियों को तरतीब दिया जाता तो कोई मसला ही ना होता। देखिए ना, ये तो मुआवजा मसला तो मुआवजा ही तौहीन है, ये मुआवजा करना कि वो थे और ये हैं, तो ये तो गलत है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त करप्शन, इस वक्त नाअहली, इस वक्त जिल्लत, इस वक्त तौहीन के ये पैकर बने हुए हैं। और जो शोरज कश्मीरी के उन्होंने जुमले दोहराए, मैं समझता हूँ उससे बहुत आगे बढ़ गई है। शोरज कश्मीरी तो अपने जमाने के लोगों की बात की थी, ये हमारे लोग जो है ये तो उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनकी मिसाल जो है हम अपने आप से दें कि हम क्या है। तो समझता हूँ कि जो रोना है ये रोना है। अच्छा देखे ना, इनका मकाम क्यादत नहीं है, तो ये तो क्यादत कर रहे हैं पिछले 60 साल से, यही लोग हैं। ये चेहरे बदल कर आ जाते हैं, वो तेरे जैसे तो आते रहते हैं, वो आते रहते हैं और फिर जाते रहते हैं। एक चला जाता है, दूसरा आ जाता है,
और दूसरा जो है वो पहले से बदतर होता है। तो ये तो आ रहे हैं, तो फिर हमारे जज्बात, हमारी तवक्कुआत जो है वो क्या है? सभी तक इस्लामी तालीमात से दूर होने का नतीजा है ये कि आज इस तरह की दो अमली, बेरंगी, मुनाफिकत खुलेआम है और सब सियासतदान जो है इसी फार्मूले पर अमल पै रहे हैं। झूठ मैं समझता हूँ सीरत तो बहुत यानी बड़ी बात है। इन्होंने तो क़ायद-ए-आज़म को खत्म कर दिया निसाब में से। क़ायद-ए-आज़म की कोई बात नहीं है। मुताला पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ क़ायद-ए-आज़म की सीरत कि क़ायद-ए-आज़म क्या था, उसका किरदार क्या था, वो शख्स क्या था, और उसने क्या इनकलाब बर्पा किया और वो क्या ख्वाब देखता था। लेकिन सिर्फ उर्दू जुबान, यानी आप देखें कि वो अंग्रेजी जानता था, उर्दू नहीं जानता था, मगर कोई भी उर्दू की तकरीर में कोई गलत लफ्ज नहीं है, बिल्कुल सही, कोई लेता नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ गलत नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं आप जी कि अगर क़ायद-ए-आज़म जिंदा रहता तो वो उर्दू सीख लेता, उर्दू में तकरीर करता। और आजकल के जो वो क़ायद-ए-आज़म की तकरीर थी और आजकल के वज़ीर आज़म की तकरीर सुने, इसको ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है। अच्छा मैंने एक दफा कहा कि भाई अंग्रेजी आप क्यों कर, उन्होंने एक बंदा कहने लगा भाई इन्हें उर्दू भी नहीं आती, और दूसरा कहने लगा इसको सराइकी भी नहीं आती। सराइकी में जब किताब करते हैं फिर आप दीदा भी हो जाते हैं। पूरी कौम, हम पहले कह चुके हैं गुज़श्ता 4 सालों से आप दीदा है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाहिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी शाहिद साहब फरमाइएगा। जी इस फोन कॉल के तवस्सुत से मैं महादिर कौमी इत्तेहाद के जनाब आफाक अहमद को एक तवील उनकी जद्दोजहद के बाद उनको रिहाई पर मुबारकबाद देता हूँ, और इसके साथ साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कराची में फिर से कौमी सियासत का अहया करें और लिसानी सियासत के खात्मे और कराची में अमन और अमान के लिए अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच जी शाहिद साहब। बिल्कुल, एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं बिहाड़ी से जहूर बोल रहा हूँ। जहूर साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? आसमा जहांगीर जो चोरों के लिए फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल कर रही है, आम गरीबों का तो कोई बात ही नहीं करता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। शाहिद साहब ने आफाक अहमद साहब के हवाले से जज्बात का इज़हार किया कि कराची में एक अच्छी सियासत के हवाले से काम करें। के अपने मामलात हैं, तो आफाक अहमद के लिए पीपल्स पार्टी ने जो रवैया अख्तियार किया कि उनको बेगुनाह, किसके कहने पे किया? देखे ना ये जो भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें झूठा कौन है सच्चा कौन है कुछ पता नहीं। जब वक्त टेलीविजन ने आफाक अहमद साहब का इंटरव्यू ऑन एयर किया तो वक्त टेलीविजन की नशरियात पूरे कराची में बंद कर दी गई। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को काम करने का हक है, हर आदमी को बात करने का हक है। और मैं समझता हूँ कि एमकॉम की भी एक कंट्रीब्यूशन है, एक रोल है। वो नवाज शरीफ के साथ भी रहे और पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, इमरान खान के साथ भी डीलिंग हुई उनकी, और ये सारा जलसा हुआ। तो एमको में एक हकीकत है, उसको जो तल्ख हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी मर्जी, उनसे इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको भी कौमी धारे में आना चाहिए। वो कौमी धारे में आने, मुल्तान में बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने। तो सूबों की भी बात कर रहे हैं ना कि सूबे एक हजारा का सूबा बना दो, एक जुनूबी पंजाब का सूबा बना दो, और आप समझते हैं कि तकसीम दर तकसीम का अमल जो है अगर ये शुरू हुआ तो फिर सिंध में भी सूबों की आवाज उठेगी। सिंध में भी कहा जाएगा कि 2 से 3 सूबे बनाए जाए, बलूचिस्तान में भी कहा जाएगा सूबे बनाए जाए। क्या ये मुल्क के मुफाद में है? मैं समझता हूँ इस्लाम के इस्लामी बुनियादों पर सूबे बनाए जाए तो ये बेहतर है। छोटा यूनिट होगा तो उसमें बेहतर तौर पर सिंध की बात क्यों नहीं करते? सिंध की बात भी करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा हवा नहीं है कि इसको खामखा एक मसला बना दिया जाए। अच्छा, वो सराइकी इलाके में सराइकी नाम रखें, जो भी पढ़े उसका नाम रख दें, लेकिन वहां की महरूमियां मायूसियां उनका तो कुछ इलाज करें। अच्छा, वो अगर बगावत पर तुल जाए तो वो अच्छा है कि अच्छा फिर हजारों वालों सराइकी वज़ीर आज़म जो है वो मुल्तान से उनका ताल्लुक है, सराइकी बेल्ट से ताल्लुक है। आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने उस खित्ते के लिए कोई काम किया? वज़ीर आज़म साहब मनफी सियासत करते हैं। वहां जवेद हाशमी ने जो सूबे के लिए बात की वो बेहतर है, उसको देखना चाहिए। वज़ीर आज़म तो खैर सियासी मामले मनफी बातें करता है, और उसकी वो तो अपने बेटे को वज़ीर आला बनाना चाहता है उस सूबे का। अब इस आप नहीं समझते कि फिर वही चंद सियासतदान जो हैं वो वसाइल पर काबिज हो जाएंगे, सारी दौलत उनके हाथ में होगी, करप्शन उनके हाथ में होगी, छोटे छोटे सूबे बनने से अवाम का फायदा नहीं होगा, इन्हीं चंद खानदानों का, जागीरदारों वडेरों का फायदा होगा, इन्हीं की जेबें भरेंगी। डॉक्टर साहब ये भी दुरुस्त है आपका खर्चा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब भी हो रहा है। अब सुबह और बन जाएगा तब भी होगा, मतलब है कि इसमें बोझ तो वफाक पर आएगा, बोझ तो पाकिस्तान के अवाम पर आएगा, पैसा तो अवाम का जाएगा। मेरे ख्याल में ये है कि सिस्टम को चेंज करना चाहिए,
वरना ये बातें कोई ऐसी बातें नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान, खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके लिए ये बातें। हजारा सुबह क्यों मुतालबा किया गया? हजारा किया गया जब सूबा सरहद जो कैद आज़म ने नाम रखा था और अंग्रेजों के जमाने के था, उसमें उसका नाम पख्तूनख्वा रखा गया और वो उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए, आपको मालूम है इसमें भी नवाज शरीफ साहब ने उसकी हिमायत की थी। अच्छा, नवाज शरीफ, अच्छा देखिए, जब वज़ीर आज़म था तो उसने इसकी मुखालफत की थी, जब वज़ीर आज़म नहीं रहा तो अपनी बारी जो है पक्की करने के लिए नवाज शरीफ ने उसकी हिमायत कर दी। वही बात मुनाफिक की आगे दो कॉलर हैं, काफी देर से काफी देर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम, उमैर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी उमैर साहब फरमाइएगा। श्याम भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह मुल्क में PIA, रेलवे तो बंद हो गई, अब जिस तरह गैस बंद हो रही, बिजली बंद हो रही है, सड़कों पे लाइनें लगी हुई हैं, मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह बेशर्मी से खुर्शीद शाह वज़ीर पेट्रोलियम बयान दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, मैं ये पूछता हूँ कि ये जो जमातें सूबों के लिए मुजाहरे कर रही हैं, ये जो जमातें अपने कैंपेन चला रही हैं, ये इस अवाम को लेकर इस मसले पे क्यों नहीं सड़क पे आती? किसका इंतजार है? चीफ जस्टिस सख्त इक़दाम कब लेंगे? खाली बातें ही करते जा रहे हैं, अमली कदम कोई नहीं। फौज उनके पीछे क्यों नहीं खड़ी हो रही? कौम मर रही है, मुल्क खत्म हो रहा है, कब? राइट, थैंक यू वेरी मच उमैर साहब। एक और कॉलर भी हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम जी, मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ। मैं आपकी और अजमल न्याजी साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि देखिए कि ये 4 साल से जो तबाहकारी है, ये 4 जो कोलिशन कमीशन और करप्शन के टोले ने मचाई रखी हैं, अब ये इस वक्त जरूरत ये थी कि इमरान खान, जमात इस्लामी और नवाज शरीफ मिलके इनको कम्बैट करते। लेकिन अफसोस ये है कि इमरान खान साहब ने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, जमात इस्लामी और इनका टारगेट हुकूमत नहीं है जिसने तबाहकारियां की हुई हैं। जो सुई गैस का बराना है इनका पैदा किया हुआ है, बिजली का, लेकिन ये नवाज शरीफ के पीछे पड़ गए। ये तो इनफैक्ट इस हुकूमत को जिन्होंने तबाह कर दिया इस कौम को और मुल्क को, उसका साथ देने पे तुल गए हैं। इनको अक्ल करनी चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब कल एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी कि अब हम गाड़ियां बेचकर गधे खरीद रहे हैं और साइकिलें खरीद रहे हैं, दूसरी जानिब चूल्हे और मिट्टी के बर्तन खरीद दिए, पुराने दौर में वापस जा रहे हैं। आपको क्या सूरत हाल दिखाई देती है? एक लिहाज से मैं ये बात करूं, ये बात अगर से कुछ थोड़ी सी लोगों को पसंद नहीं आएगी कि वो जमाना बहुत बेहतर था जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसमें गधे भी थे। मैं जिस देहात में था वहाँ गधे गधियां थे, वहाँ लकड़ियां जलती थी, वो बिजली नहीं थी, बड़ा मजेदार जिंदगी थी, खुदा की कसम, कोई मसला नहीं था, बिल्कुल सादा फितरी जिंदगी, फितरत के करीब। जो हम फितरत से गोबर को जो है वो खुश करके उसका ईंधन के तौर पर जाता, वही दौर डॉक्टर साहब वापस आ गया है। मौजूदा हुकूमत के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें उस पुराने दौर में वापस भेज दिया। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी औकात से बाहर आ गए थे, हम सीएनजी इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, हम इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, लेकिन हुकूमत का शुक्रिया कि हमें हमारी औकात याद दिला दी है। ये देखिए, मिट्टी का दिया जलाती थी हमारी अम्मी, और उस मिट्टी के दिए की रोशनी ऐसी बड़ी धीमी, मध्यम, सांवली रोशनी, महबूब रोशनी, तंग न करने वाली, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी नहीं थी। और सुबह बिजली नहीं थी तो लोड शेडिंग का भी खतरा नहीं था। सही मसला यह है कि वो जिंदगी, अब देखें, मैं समझता हूँ तरक्की ने क्या दिया हमको, तरक्की ने अगर यही दिया है हमको, तो फिर हम इस तरक्की से बाज आए, हमें वो जिंदगी लौटा दें कि जो हमारी वो जिंदगी थी। राइट, बिल्कुल सही। और उस जिंदगी के जारे पर हम काफी हद तक लौट आए हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन डॉक्टर साहब के कॉलम में ही बढ़ते हैं आज के नवाब कॉलम की जानिब। आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का कॉलम है। महकमा सेहत के लिए पंजाब असम्बली में डांट डपट, और लिखते हैं कि डॉक्टरों से काम लेकर मरीजों के लिए बेहतरी लाई जा सकती है। डॉक्टर की इज्जत होगी तो वो मरीज की इज्जत करेगा। और आगे कि पंजाब असम्बली में रौनक बहुत होती है, अवामी मसाइल पर कोई नहीं बोलता, मगर अपने लीडरों के लिए वो मुर्गों की तरह लड़ते हैं। खवातीन अरकान मुर्गियों की तरह लड़ती हैं। और मजीद गुफ्तगू हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से लड़ता है, कौन है, कौन मुर्गियां हैं? ये कॉलम लिखने का, पंजाब असम्बली की कारकर्दगी कैसी रही? ये कॉलम लिखने की इंस्पिरेशन जो है मुझे इस वाक़े से आई कि राना इकबाल स्पीकर ने डॉक्टर सईद इलाही जो है पार्लियामानी सेक्रेटरी, उसको डांट दिया कि तुम देर से आए हो। इनके रूटीन है कि ये देर से आते हैं, कोई जवाब नहीं देते, लाजवाब करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जवाब दे ही नहीं है अगर असम्बली के सामने, तो ये किसके सामने जवाब दिए? मेरे ख्याल में मरकज में, कौमी असम्बली में भी यही होता है, वहां पर कोई वजीर नहीं होता, कोरम पूरा नहीं होता। अब देखें, लाखों रुपए खर्च होते हैं असम्बली के अजलास पे, और वो वहां का ये हाल है। तो मैंने इस पर लिखा है, और महकमा सेहत खास तौर पर, कि महकमा सेहत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है।
कोई जवाब ही नहीं देता है। अच्छा, फिर ब्यूरोक्रेसी का भी एक जो तसल्लुत है वो कायम है, तो ये खत्म होना चाहिए। वैसे आप पंजाब के अस्पतालों के हवाले से बताइएगा, आप जाते होंगे, विजिट करते होंगे, सरकारी अस्पतालों की हालत जार क्या है और मौजूदा हुकूमत ने क्या काम किया है? मौजूदा पंजाब हुकूमत का अगर हम एहतसाब करें 4 सालों के अंदर, किस तरह से आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं सेहत के हवाले से? सरकारी अस्पतालों में तो कोई हाल नहीं है, जिस तरह सरकारी स्कूलों में कोई हाल नहीं है, बल्कि दानिश स्कूल का भी हाल वही होने वाला है कि जो स्कूलों को होता है। सरकारी अस्पतालों में कोई किसी मरीज की तरफ तवज्जो नहीं। खुद मैं परसों अपने एक मरीज को जो जिसको सांप काट लिया था उसके लिए गया, और मेरे होते हुए भी डॉक्टरों ने कोई तवज्जो नहीं दी, और बड़ी मुश्किल से लड़ भिड़ के उसके लिए अद्वियात फराहम की गई और डॉक्टर आए, सारा कुछ किया। गरीबों का कोई हाल नहीं है, गरीबों का कोई वली वारस नहीं है, न अस्पतालों में, न स्कूलों में, न दुकानों में। अभी एमएस की पर्ची चलती है, जानने वाला हो तो उसकी पर्ची चल जाएगी, आपको इलाज के लिए कुछ फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, प्रोटोकॉल दे दिया जाएगा, फिर आप धक्के खाएं, लाइनों में लगे और फिर पर्चियों और फिर जो सेहत के वजीर सेहत डॉक्टर लगाया जाता है वो ज्यादा काम खराब करता है। सही। वो ताहिर जवेद जो यूनिफिकेशन के लीडर है, इनको करप्शन के इल्जाम में चौधरी परवेज इलाही ने निकाल दिया था। सही। अच्छा, डॉक्टर मेमू चौधरी था, उसने अपने ही डॉक्टरों को मर्चेंट डॉक्टर कह दिया। ये वो डॉक्टर है, वजीर सेहत है, और डॉक्टरों के लिए मर्चेंट डॉक्टर का लफ्ज वो इस्तेमाल करता है। तो ये जो वजीर सेहत बनते हैं डॉक्टर, तो ये और काम खराब करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के मुरीद हो जाते हैं। लेकिन ना, मैं समझता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी के इशारों पर नाचते हैं और उनके खिलाफ बात भी करते हैं कि जी हमें लिफ्ट नहीं कराते, हम हमारे काम नहीं कराते। जो काम अवामी मसाइल के होते हैं वो नहीं कराते वो, लेकिन अपने जाती काम जो है वो बड़ी आसानी से करा लेते हैं। राइट। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर, उसके बाद हम इदारे की जानिब बढ़ेंगे कि शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पर रवाना हो गए। तुर्की के दौरे में रैपिड बस सर्विस समेत मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ, दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना रवाबित है, मेरे दौरे से बाहमी रिश्तों और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब मुल्क के अंदर सीएनजी दौड़ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि अकेला आदमी क्या कर सकता है। ठीक, वन मैन शो तो नहीं होना चाहिए ना, एक टीम होनी चाहिए और हर आदमी को अपनी ड्यूटीज देनी चाहिए, उससे काम लेना चाहिए, तो इस तरह काम चलेगा ना। मेरा ख्याल में कि एक आदमी भी काम कर सकता है अगर वो दोस्तों और साथियों को अपने जैसा बनाए और उनकी टीम तैयार करे। राइट, बिल्कुल सही फरमाया। अल्लाह ने भी टीमें नहीं भेजी थी जी, अल्लाह ने भी एक पैगंबर भेजा था। बेशक, ये हजरत मूसा थे या हजरत मोहम्मद, उन्होंने काम किया ना, लेकिन उन्होंने टीम तैयार की। मैं समझता हूँ कि आसमान की बूढ़ी निगाहों ने ऐसी कोई टीम नहीं देखी जो सहाबा कराम की शक्ल में यहाँ मौजूद थी। बेशक, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। अब बढ़ते हैं आज के नवाबक इदारे की जानिब। आज का नवाबक इदारे है कि जनाब वज़ीर आज़म हुकूमत को शॉपिंग मॉल समझकर मत चलाएं। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि जमहूरियत ना रही तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मियाँ साहब करप्शन के इल्जामात लगा लें मगर उनके इक़्तिदार में आने का कोई चांस नहीं है। आगे है कि अपने इक़्तिदार के 3.5 बरस से ज़ायद के अरसे के दौरान वज़ीर आज़म गिलानी बार बार बयान तब्दील करने और खड़े पांव अपने बयान से मुकरने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। अभी गुज़िश्ता रोज ही उनका बयान मंजर आम पर आ चुका है कि सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ के माबैन बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात कायम है, इसलिए जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करने वाले हाथ मलते रह जाएंगे। जबकि एक ही रोज बाद उन्हें जमहूरियत के खिलाफ साजिशों के अंबार नजर आ गए। आखिरी लाइन यह कि इस तनाजुर में वज़ीर आज़म गिलानी को किसी और को मतून करने के बजाय अपनी चारपाई के नीचे भी झांक लेना चाहिए और दानिशमंदी का यह तकाजा है कि हुक्मरान सुल्तानी जमहूर को अपनी दुकानदारियां चमकाने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय आवाम के रोटी, रोजगार और बिजली गैस की लोड शेडिंग के मसाइल हल करें और अवामी जज्बात के आगे बंद बांधने की कोशिश करें, वरना बिफरे अवाम जज्बात का रेला उन्हें खसो फाशा की तरह बहा कर ले जाएगा। 2 जुमलों में काफी है, बहुत अच्छा इदारिया होता है नवाब का। देखिए ना, इसमें वज़ीर आज़म ने कहा दुकानें बंद हो जाएंगी, इसका मतलब कि तुमने दुकानें खोली हुई है, सही, तिजारत कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, कीमतें बढ़ा रहे हो, कीमतें मिलावट कर रहे हो, कम तोड़ रहे हो, ये सारा मामला हो रहा है सियासत में भी और अमूर मुमलिकत में भी। और इसमें आखिरी जुमले जो है कि दुकानें चमकाने के लिए आप कर रहे हो, तो वज़ीर आज़म साहब आप अपनी दुकानें चमकाना चाहते हो और तुम्हें अपनी दुकानें बंद होने का खतरा है, तो इसका मतलब यह है कि तुम अपनी दुकान बचाने के लिए तुम्हारी नजर जो है वो दूसरों की दुकानों पर है। सही, तो दुकानें तो बंद होंगी उनकी जिनकी दुकानें खुली हुई हैं। ठीक, तो वज़ीर आज़म साहब ने दुकानें खोली हुई हैं,
असल काम यह है कि अब इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करें और 40 लाख के करीब मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं पंजाब के अंदर, लोग सड़कों पर हैं। इस हवाले से भी हुकूमत को इकदाम करे जाएं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, अब तशरीफ लाए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मजीद गुफ्तगू हम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अगले नशिस्त में भी आपसे बात होगी। और नाज़रीन आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कायद आज़म ने मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंबई में खिताब के दौरान फरमाया था कि जमहूरियत मुसलमानों के रगो रेशे में पेवस्त है और हमने हमेशा मुसावात, अखुव्वत और इस्तक़लाल को पेश नजर रखा है। इस्लाम में कोई ऐसा मौका महल नहीं है जहां कोई फर्द वाहिद अपनी मन मानी कर सके। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।